अभी जो पार्टी के हवाले से सब ये बताए ना कि हमने जो ये मुहिम लॉन्च की थी डाटा कलेक्शन की, उसकी जैसा कि आपने पहले बताया कि 15 फरवरी की हमने डेडलाइन दी हुई है। जुएल भाई इसकी जिम्मेदारियां हैं पार्टी की सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की, तो हमारा 12 रुकनी हमारी कमेटी है, गवर्निंग बॉडी है सिटी तंजीम की। तो 15 तारीख की हमने डेडलाइन दी है कि जो वर्कर्स जो हैं वो फॉर्म जमा करवा दें, डाटा फॉर्म, और जो उससे फिर पीछे रह जाएंगे फिर वो देखेंगे ताकि वो जो आए हैं उनको तो हम अकोमोडेट करें। इसमें पीटीआई वर्कर्स तक हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है। आप समझते हैं कोई कमी रह गई अभी तक हमारी आवाज़ ना पहुंची हो किसी तक कि जनाब आप आएँ तंजीम साजी में हिस्सा बने, जो पुराने कारकुनान हैं उस हवाले से? हमारी कोशिश तो यही थी कि सर दोस्तों को हमने कोई फेसबुक पे भी पैगाम दिए हैं, वैसे भी न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया है, और जितने भी चैनल थे उसको सबको इस्तेमाल करके सबको ये बताया गया है सब वर्कर को कि जितने भी अपने जो भी किसी भी अपना आना चाहता है कोई तंजीम में अपनी यूनियन काउंसिल लेवल तक, तो वो अपने वो फॉर्म जमा कराए, डाटा अपना जमा करवाए। और मैं बाकी भी जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो एक्टिव दोस्त हैं ना, तो उनको भी, और कोई पुराना वर्कर रह ना जाए, कि जो कोई रह के गया तो वो अपनी गलती से रहेगा। अगर हमें वो कोई डाटा जमा ही नहीं करवाता या कोई वो अपना फॉर्म फिल ही नहीं करता, हमें देता ही नहीं है, तो हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। अगर वो उसकी अपनी गलती होएगी, ये ना हो कि हम तंजीम साजी कर दें और उसके बाद फिर फेसबुक पे जिस तरह आपको पता ही है पीटीआई वर्कर अपनी गलती के बावजूद भी फेसबुक पे आप ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना संधू साहब, चूंकि आपके पास बहुत अहम जिम्मेदारी है, आप फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक रूलिंग जो पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी सदारत की जिम्मेदारी आपके पास है। तो मैं इसमें एक थोड़ी सी बात आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि चूँकि आगे हमेशा बेहतरी के लिए काम होता है जब आप माजी के तजर्बात से सबक सीखते हैं। इसमें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी क़यादत में आपकी सिटी तंजीम ने लिया है कि शायद तारीख में पहली बार बाकायदा ओहदों के लिए एप्लीकेशन ली जा रही हैं कि इसमें वो नेपोटिज्म ज़रा मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल्कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि नहीं होगा बिल्कुल, कि उसमें जितने भी लोग ख्वाहिशमंद हैं वो आपके पास कम से कम उनका नाम आएगा, फिर आप उसको एक तरीक़ाकार से मेरिट के मुताबिक आप करेंगे। लेकिन इसमें चूंकि जो अपोजिशन की तंजीमी सियासत होती है, अपोजिशन के दिनों की तंजीमी सियासत होती है, उसकी बिल्कुल एक मुख्तलिफ उसका एक माहौल होता है। लेकिन जब आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, आपके इलेक्टेबल्स, आपके MPAs, MNAs असम्बलियों में मौजूद होते हैं और हुकूमती बेंचेस का हिस्सा होते हैं, तो उसके बाद जो तंजीमी सियासत है उसका भी एक माहौल और मजाज तब्दील हो जाता है किसी हद तक। तो इसमें माजी में हमने देखा है कि एक दो मामला ऐसे हुए हैं, जैसे अबरार ने DRC का जिक्र किया और कुछ हमने बड़ी करीब से चीज़ों को देखा है, उसकी मैं तफसील में अब नहीं जाऊंगा इस मौके पे। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जब अंगेज नहीं होती, कनेक्टेड नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं होती, मुख्तलिफ उस वक्त जो पार्टी के अंदर स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं, तो फिर चीज़ें बेहतर तरीके से आगे रवां दवा नहीं हो पाती बाज़ दफ़ा। तो इसमें आपने क्या लाया अमल अख्तियार किया है कि एक तो हम वर्कर से एप्लीकेशंस ले रहे हैं, तंजीमी जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे बड़े तजर्बाकार हैं, आप उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, लेकिन जो हमारे इस वक्त MPA MNAs हैं, इलेक्टेबल्स हैं, क्योंकि उनके भी हल्के हैं, वो भी लोगों को सर्व करते हैं, उनके भी कनेक्शंस हैं, वर्कर उनकी तरफ भी देखता है, तंजीम की तरफ भी देखता है, तो कैसे इस सारे मामले को आप मिला के एक अच्छी चीज़ बनाएंगे ताकि कंसेंसस हो सब चीज़ों पे और यूनानिमस फैसले हों और वर्कर को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि हमने माजी में ये देखा है कि जब आप हमारे जो मेंबरान हैं असम्बली के वो साथ एंगेज नहीं हो पाते, तो उसका भी वर्कर को नुकसान आ जाता है, उसका भी वर्कर को नुकसान होता है। अभी हाफसाबाद में उन्होंने किया, रिव्यू किया है सारा, तंजीम जो है कंसेंसस से नहीं बनाई गई तो उन्होंने रिव्यू कर दिया। अच्छा, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं तंजीम की बात अपने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी में हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम मैंने MPA से भी राब्ते में हैं, ठीक है, कि वो भी अपने जितने भी हैं वो अपने लहदा से दे दें, ठीक है ना, उसके बाद फिर अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट कर जाएगा।
मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ बीइंग एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी जो रीजनल तंजीम है, अबरार पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, जब आप बीइंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी करेंगे ना फिर हम आपको इधर बैठाएंगे। इस वक्त आप प्रोग्राम के होस्ट बनेंगे। नहीं आपकी बात नहीं, मेरा सदर भी है, नहीं फिर हमको इधर बैठा के आप फिर हम आपसे बात करेंगे। ये पूरी मान रहे हैं, जब इन्हें जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन जाएंगे, जब इन्हें जरूरत पड़ेगी ये नहीं आपकी बात इस वक्त ठीक है, आप लेकिन हमारे मेरे क्योंकि प्रोग्राम के प्रेसिडेंट होस्ट हैं। तंजीम के, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा हम लोग एंगेज रहते हैं, तो मैं उसमें जो चीज़ कमी रह जाए उसको मैं चाहता हूँ कि वो कमी ना रहे। पहली बात तो ये है कि हमारी जो रीजनल बॉडी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, करोड़ दफ़ा शुक्र है कि उन्होंने जो हमारी तंजीम साजी की है, उनका विजन बहुत अच्छा था। उन्होंने चुन के वो बंदे अपॉइंट किए जो बाइस्ड नहीं थे, किसी जगह पे जो है उनकी कोई नेगेटिविटी नहीं हुई थी, वो बंदे उन्होंने तंजीम में अपॉइंट कर दिए। अब जो हमारा तंजीमी प्रोसेस है, तंजीमी प्रोसेस में हमने कंसेंसस के साथ और सदर साहब की हिदायत की रोशनी में हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया। पहला फेज़ था हमारा डाटा कलेक्शन, कि पार्टी वर्कर से हम डाटा लेंगे। उसके बाद सेकंड फेज़ में हमने रखा था कि हम पार्टी वर्कर जिनका डाटा हम तक आ गया उनसे एक इंटरेक्शन पैदा करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे मिलेंगे, बीइंग तंजीम हम उनके साथ सिटिंग करेंगे, उनको जानेंगे, वो हमें जानेंगे, हम समझेंगे कि जनरली हमारे पास जो डाटा पुट हुआ है और इस जो डाटा आएगा इसमें हमने हर MNA हर MPA को ऑन बोर्ड लिया, उनसे भी हमने डाटा मांगा है कि आप दें, आपका स्टेक उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। और ये हमें पार्टी इंस्ट्रक्शंस भी कि आपने बीइंग अ स्टेक होल्डर उनको अपने साथ लेके तो सारी एक्टिविटी में कितना इंटरेस्ट शो किया हमारे MP MNAs ने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिटी के जो MNAs हैं, 4 MNAs हैं, बाकी MPAs हजरात ने पूरी कोऑपरेशन के साथ हमारे साथ जो है वो मिल के तंजीम साजी कर रहे हैं। और बड़ा इस दफ़ा जो अल्लाह पाक का ये बहुत एहसान है, ख़ास तौर पे हम चूँकि फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो फैसलाबाद का जिक्र करेंगे कि हमारे फैसलाबाद में कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसमें किसी जगह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये बड़ा अच्छा साइन है, इसका तंजीम को भी फायदा होगा और वर्कर को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। और सेकेंडली फिर हमने उसके साथ ये रखा था कि जब हमारा इंट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक वर्कर कन्वेंशन करवाएंगे, ताकि वर्कर कन्वेंशन के अंदर हम जो है बाकी जो रह जाएं उनको भी कॉल दें कि जी आप आएँ, इस तंजीम का हिस्सा बने। क्योंकि इसमें तो जवेद भाई अभी तो बहुत सारे विंग्स बन रहे हैं, अभी तो बहुत सारी कमेटियां बननी हैं, तो हम जो अपने वर्कर्स को जहां जहां पे हम अपॉइंट कर सके होंगे, हमारे सदर साहब की, हमारे जनरल सेक्रेटरी की, हमारी पूरी बॉडी की ये बिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वर्कर को अकोमोडेट करेंगे, करवाएंगे इस जहां तक हमें जाना। अच्छा, इसमें एक और बात से बात निकलती है संधू साहब, अबरार ने जैसे बात की विंग्स की, अब इस बार एक पार्टी बिल्कुल नया मतलब एक्सपेरिमेंट करने जा रही है मेरा ख्याल इस हवाले से कि वेरी फर्स्ट टाइम PTI की हिस्ट्री में जो हमारे विंग्स हैं उनको ऑटोनोमिस्ट कर दिया गया है, मतलब उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया गया है और टॉप टू बॉटम उनका एक अपना स्ट्रक्चर होगा और वो अपनी तंजीम साजी जो है वो खुद करेंगे। और मैं समझता हूँ ये किसी हद तक अच्छा साइन भी है। इसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, स्पेशली हम सब के ही बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाइयों की तरह डॉक्टर अबुल हसन साहब, जिन्होंने इस पार्टी के आइन के लिए बहुत जांफशानी के साथ काम किया, बड़े विजडम के साथ बड़ी अर्करेजी किया उन्होंने, और एक यूनानिमस एक कंसेंसस डेवलप करके उन्होंने हर तबके में ये आइन जो है वो इसको बनाया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम सारे मेरा ख्याल हम स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, कॉलेज की दहाई से हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है सबने, तो ये जो विंग्स है ना, इस पे मेरा हमेशा एक नुक्ता नजर रहा है कि इनको ऑटोनोमिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली विंग्स जो होते हैं ना लीडरशिप की नर्सरीज होते हैं। समटाइम ये होता है संसद के अब आप मदर बॉडी की सियासत कर रहे हैं, कल हम भी करते हैं, तब बंदे को ये होता है कि हमारे अंडर ही रहें तो ठीक है, जरा ये वो ना जरा ठीक लगता है। लेकिन अगर जब हम इसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचते हैं ना, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अतमाद के साथ वर्कर परफॉर्म करता है जब उसकी अपने विंग के अंदर से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उठान होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस कम होता है, नए लोग होते हैं, आमतौर पे अमूमी तौर पे विंग्स में जो होता है तो वो पेरेंट बॉडी के नीचे आके दब जाते हैं अक्सर, उनका कॉन्फिडेंस कील हो जाता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा होने जा रहा है। हाँ जी, और इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि पार्टी को इन विंग्स के जरिए से भी बड़ी अच्छी एक नई क़यादत जो है, जानदार क़यादत मिलेगी इंशाल्लाह। सिटी में तंजीम अपना सिटी के
साथ ही होंगे मेरे ख्याल उसी तंजीम के नहीं साथ। विंग जो है वो As a इंडिपेंडेंट है secretary- विंग्स इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट बनाया अच्छा इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन तो लेकिन उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। इसमें जो हमारा पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी इस दफ़ा ऐड की गई हैं। एक तो ये ऐड की गई है कि हमारे जितने इलेक्टेबल्स हैं, जितने हमारे MNAs MPs हजरात हैं जो विन इस वक्त मौजूद है असम्बलियों के अंदर, उनको ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि वो 1 डे जो है वो पार्टी ऑफिस में जो है वो स्पेंड करेंगे, जहाँ पे वो वर्कर से इंगेज होंगे और उसमें उनकी कोऑपरेशन करेगी सिटी गवर्निंग बॉडी, ज़िले गवर्निंग बॉडी अपनी जगह पे करेगी, डिस्ट्रिक्ट की सिटी अपनी जगह पे करेगी। एक ये है। दूसरा जो है वो विंग्स जो हैं उनके भी ऑफिसेज जो हैं वो सिटी ऑफिस में ही एंटरटेन किए जाएंगे, कि सिटी ऑफिस में ही उनका नुमाइंदा या उनके जो है बॉडी बैठे, ताकि एक लाइजन ड्वेल को एक आप जॉइंट जो है ना जॉइंट वेंचर होता है और वो उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि जैसे यूथ विंग है संधू साहब और हमारा लेबर विंग है, ये आमतौर पे इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते और मदर बॉडी जो है हमेशा उनको फैसिलिटेट करती है, उनके एक्सपेंडिचर्स उनको एक लेवल ग्राउंड देती है, कंफर्ट लेवल देती है काम करने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि DRC वगैरह हुई थी उसके बारे में वो पेंडिंग हो गई है, कुछ तंजीम उसके मुतालिक कुछ करेगी बातचीत? मैं इंशाल्लाह भी कोशिश करेंगे इसके लिए भी, क्योंकि अभी तक तो जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई लेट हो गए। हाँ जी, इस वक्त तक तो जितनी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो तकरीबन सारी PTI फेस हैं। शेख शाहद आया वासा में, जी जी, लतीफ़ नज़र साहब आए हैं PHA, आप आए हैं ज़ुकात उशर में, आप आए हैं कंप्लेंट सेल में, नदीम आया है ज़िले में, तो और भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन बहरहाल ये सारे तो PTI फेसेस हैं। और वाइस चेयरमैन तो भी DRC आए में हैं, साथ मोस्टली पूरे लोग पुराने लोग एडजस्ट हुए थे। अगर तंजीम उसके लिए कोशिश करे तो शायद फैसलाबाद में तो मेरा ख्याल है अभी तक जो भी फैसले चाहे तंजीम साजी के हवाले से हुए हैं चाहे चेयरमैनों के हवाले से, मोस्टली कारकुन ही आ रहे हैं आगे जी, पुराने चेहरे आ रहे हैं, PTI फेसेस लोग आ रहे हैं। ये एक सूरत में अच्छा भी है, आम शायद इतना अच्छे तरीके से किसी और ज़िले में ना हुआ जितना फैसलाबाद में बेहतर हो रहा है। ऐसे ही। अच्छा, इसमें फैसलाबाद को एज है ना, फैसलाबाद को एज ये है कि हमारी जो एक तो हमने पंजाब जो है हमारी तंजीम ने उसको पार्टीशन कर दी है, उसकी नॉर्थ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, उससे आसानी पैदा हो गई है। और फिर हमारे जो नॉर्थ पंजाब है, नॉर्थ पंजाब की जो रीजनल बॉडी है उसके 3 ओहदेदारान जो हैं वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और डोमिनेटली जनरल सेक्रेटरी और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ठीक है वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो ये हमें ज़्यादा आसानी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने से। नायब सदर यहाँ से हैं, उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, हमें यहाँ पे रहनुमाई दरकार होती है तो सदर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, बाकी तंजीमी मेंबरान जो है वो उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं कि जी यहाँ पे हमें ये मामला है, और वो बड़ी आसान हो जाता है मामला ये। सदर साहब, अब बसिया सिटी सदर जो आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है जिसका उम्मीद है कि अब वो जल्दी हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन, तो मैं समझता हूँ कि बसिया सिटी सदर आप पे अब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले आप पार्टी को यूनियन काउंसिल्स की सतह पे नेबरहुड लेवल पर इतना ऑर्गेनाइज कर दें कि उस बल्दियाती इलेक्शन में जो है पार्टी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इस चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए मतलब क्या लाया अमल अभी तक आप बना रहे हैं, आपकी तंजीम बना रही है? बस बल्दियात के हवाले से हमारी यही कोशिश है कि अभी जो यूनियन काउंसिल लेवल तक हम जो बना रहे हैं, जो भी तंजीम साजी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे वो लोग लें जो आने वाले टाइम पे भी वो पार्टी के लिए भी अच्छे हों, बल्दियात में भी जो कैंडिडेट अच्छे हम सेलेक्ट करें, जो आने वाली उनको जो जीतने वाले हैं दोस्त या पुराने वर्कर हैं उनको आगे लेके आएँ। तो इंशाल्लाह जब वो उतनी देर तक मेरा ख्याल कुछ 5-6 महीने तक सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम अभी हमें जो आ रही है तो वो तो ज़्यादा महंगाई की है, वो भी इंशाल्लाह 5-6 महीने तक ठीक हो जाएगी जब थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद जब बल्दियात वो तो अभी रिलीफ पैकेज दिया ना वज़ीर आज़म साहब ने, रिलीफ पैकेज दिया है। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या महंगाई है जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। क्यों जी महंगाई है? अब्रार, इसमें देखें महंगाई जो है ना, मतलब इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं कि महंगाई इतनी है कि चीखें निकल रही हैं ना, अवाम की निकल रही हैं, हम सब की निकल रही हैं, हम सारे आम लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। तो जहाँ पे आम आदमी पिस रहा है, हम PTI के हैं तो हमें कोई चीज़ सस्ती तो नहीं देता ना, हमें भी उसी रेट पे मिलती है, पिस तो हम सारे रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो महंगाई है ना, ये मतलब एक जैसे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुल्क में मुख्तलिफ कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, ये जब आप इसको स्टडी करते हैं तो ये बात सच लगती है कि महंगाई
کہ کوئی بنیادی جو اس کی کوئی ایسی چیز طلب اور نظر رسد نہیں کی وجہ سے نہیں آتی ہے کہ جس میں یہ جینون ہے، یہ آرٹیفیشل بیسس پہ ہے، آرٹیفیشل بیسس پہ، اور وہ مافیاز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، کہاں کہاں پہ کنیکٹڈ ہیں، کہاں کہاں سے ان کی ڈوریں ہر رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو پچھلے ویک سے ہم پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے تیور، میرا خیال ہے اب اس پہ بڑا سخت ہاتھ ڈالا جائے گا ان مافیاز کے اوپر. اور دوسرا میں نے جو بڑی قریب سے سندھو صاحب دیکھا ہے، جو اسپیشلی میں آپ کے جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے اب کمپلینٹ سیل کے چیئرمین کی، سی ایم کمپلینٹ سیل، اس حوالے سے بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ اس میں ہمارا جو میکنزم ہے نا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، وہ بھی آلموسٹ کولیپس کر گیا ہے. وہ کیسے کولیپس کر گیا ہے کہ ہم نے جو شہر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس لگائے ہوئے ہیں جن کا کام ہے، ذمہ داری ہے پرائس کو کنٹرول کرنا، وہ کیا ہے کہ وہ آفیسرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈائریکٹرز ہیں مختلف اداروں کے، انہی کو وہ ایکسٹرا ایک اضافی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا بھی کردار ادا کرنا ہے. جب ہم بیوروکریسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کا وے آف ورکنگ دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس اتنی زیادہ اسائنمنٹس ہیں کہ وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ کام کر نہیں پاتے، ایک پارٹ ٹائم کام کے طور پر کرتے ہیں کہ ٹارگٹس ملے ہیں، اتنے چالان کرنے ہی کرنے ہیں، تو بس گھنٹہ لگا لیا، کر دیے، پورا ہو گیا. اس پہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح مطلب اب ڈفرینٹ اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، فوڈ کنٹرول اتھارٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، تو یہ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ایک کامن پرسن جو ہے، بلکہ ہر بندہ جو افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک علیحدہ اتھارٹی بننی چاہیے، پرائس کنٹرول اتھارٹی بننی چاہیے جس کا 24 گھنٹے کام ہی یہ ہو. اس نے پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے، اس نے کسان سے لے کے کھیت سے لے کے ساری وہ اس کی جو رسد ہے اس سے ہوتے ہوئے عام اینڈ کنزیومر تک ہر چیز کو مانیٹر کرنا ہے، تاکہ کہیں بھی جگہ پہ اب ہم جب دیکھتے ہیں ایک چیز ہمیں 100 روپے کی مل رہی ہے، کسان سے پوچھتے ہیں، وہ بیچارہ اس کو 15 روپے کی وہ سیل کر رہا ہے، جو سارا سال اس پہ محنت کرتا ہے، کہاں کہاں سے وہ گھومتی ہوئی آتی ہوئی اینڈ کنزیومر کے آگے 100 یہاں بھی آپ دیکھیں، مطلب میکنزم چیک اینڈ بیلنس کا میکنزم جو ہے آپ ایک چوک میں جائیں وہاں پہ ریٹ اور ہے، اگر کسی کی دکان بڑی ہے اس کا ریٹ اور ہے، آگے چلے جائیں ایک چیز 150 میں مل رہی ہے، آگے جائیں گے آپ کو 100 کی مل رہی ہوگی. کچھ مصنوعی مہنگائی بھی لوگوں نے خود دو چیزیں نا مکس اپ کر رہے ہیں. منڈی تو بہت سستی ہے، پہلی بات تو آگے جا کے سب چیز. محبوب بھائی کیا کریں آپ؟ میں کہا آپ منڈی میں چلے جاؤ تو صبح اگر فروٹ لینا ہے، سبزی لینی ہے، تو وہ بہت سستی ہے، لیکن جب گھر سے کسی ریڑھی والے سے لو تو وہ تو بہت مہنگی ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں. دو چیزیں ہم مکس اپ کر رہے ہیں جوید بھائی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان حالات کو دیکھیں جن حالات میں پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کیا تھا اور ایک برسر اقتدار آئی تھی. اس وقت ہم ایک ڈیفالٹ پوزیشن پہ تھے، ہم نے اپنی معیشت کو ریکور کرنا تھا. ابرار میں اختلاف کرتا ہوں، میں اختلاف کرتا ہوں. مجھے لیٹ می کمپلیٹ نا، آپ اختلاف رکھیں، آپ کا اختلاف رکھنا آپ کا جائز حق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ریکور کر رہے تھے، ہم نے معیشت کو ریکور کرنا تھا. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس ملک میں کیا ہونا تھا. اس کی جو آپ چیزیں آج جس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، آپ کو یہ چیزیں مہیا نہیں ہونی تھیں، یہ ڈبل سے ٹرپل ریٹس پہ آپ کو ملنی تھی اگر ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتے. ہم نے ریکور کیا. ریکور کرنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور کسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی میں ہے، جتنی پی ٹی آئی کے اندر کرج ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. لیکن ہم نے چونکہ ملک سنوارنے کا عزم کیا ہوا ہے، ہم اس بنیاد پہ اس کے کھڑے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اس میں اگر ہمیں کرٹیسائز کا سامنا کرنا پڑتا تو ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز آپ نے سیکنڈلی کہا کہ جی گورننس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. گورننس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے چونکہ بیوروکریسی آلریڈی نہیں، یہاں پہ اب آپ کو رکنا ہوگا. دیکھیں دو چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے بھی مکس کر دی ہے. اکانومی ایک ہمارا بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اس میں اس کی ریفلیکشن تو ہر چیز پہ آتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اکانومی آپ کی جب نیچے گر جائے گی، آپ کے روپے کی قدر گر جائے گی، ڈالر مہنگا ہو جائے گا، اس سے باقی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی، وہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. اس کی ریفلیکشن آتی ہے ہر چیز پہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے. ایکچولی جو بات میں کر رہا تھا نا وہ تھی انتظامی معاملات کی. دیکھیں مینیجیرین جو کیپیبلٹی ہے اس میں اکانومی یا دوسری چیزوں کا عمل دخل اتنا نہیں ہے جو میں ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یا میں انتظامی صلاحیت سے اس کو بہتر کر سکتا ہوں، وہ تو ہو سکتا ہے. میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں پرائم منسٹر ہے، 100 دن اس نے چھٹی نہیں کی، ہم سارے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی جو اس کے مطلب میڈیا بھی بتاتا ہے، ہماری پارٹی میں جو ہمارے سورسز ہیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں، آج بھی میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اپنے آفس کو اتنا ٹائم نہیں دیا ہوگا جتنا
रोजाना वो बंदा टाइम दे रहा है, वो दिन रात काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टेट के कुछ ऐसे सतून हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है इन चीज़ों को मैनेज, और उनकी ड्यूटीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिलर्स जिसमें शायद ब्यूरोक्रेसी भी हो, कोई और भी एक दो ऐसे स्टेक होल्डर्स हों कि वो उस तरीके से अभी तक उनकी हमें परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही जो गवर्नमेंट जो उनसे एक्सपेक्ट करती है और जिसकी आवाम को जरूरत है इस वक्त जिस परफॉर्मेंस की। मैं उस चीज पे बात कर रहा था कि वो इंतजामी मामला हैं जिनमें बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो आप क्या फील करते हैं कि ऐसे ही जैसे जुएद भाई जो है वो बयान कर रहे हैं? थोड़ा सा अभी नई जो इंतज़ामिया आए हैं, फर्ज करो CPO RPO कमिश्नर साहब हैं, तो वो ठीक है माशाल्लाह, अभी वो कुछ करना जाते हैं ना, तो थोड़ा सर अब तो काफ़ी दिन हो गए उनको आए हुए भी। थोड़ा सा मैं फीडबैक मेरी भी इसमें ले लें आप, कि जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं ना, अगर तो आप कहें कि बिजली के बिलों में महंगाई हो गई तो ठीक है, सुई गैस के बिलों में महंगाई हो गई ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया ठीक है, इसमें फैक्टर नहीं है किसी के माफिया का, किसी चीज़ का, ये गवर्नमेंट ने किया, उसे देखना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। अब दूसरी बात आ गई खाने पीने की, और जो हम अभी बात कर रहे थे, सिद्धू भाई ने कहा कि आप मंडी में जाएं वो सस्ती अशिया मिल जाएंगी आपको, उसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं, थोड़ी बहुत महंगाई भी हो गई होगी लेकिन उसमें ज़्यादा हाथ माफिया का। अब मंडी जाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल रेट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि महंगाई का शोर है, अपनी मर्जी के रेट लगाने शुरू कर दिए, पूछने वाला कोई नहीं है। एक चीज़ ये है इसमें जो शामिल हुई है। तो बाकी सिद्धू भाई हैं कंप्लेंट सेल में, ये मुतल्लिक़ादारों को बताएं ये तो नहीं हुई, लेकिन बाकी जो पुलिस के मामला हैं, वासा की हैं या कोई वेस्ट मैनेजमेंट का है या कोई डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स, हाँ डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स अभी आई हैं। एक दूसरी आए थे दोस्त कोई परचून का ना, वो काम करते थे, तो वो कहते थे कि जो हम जब कोई चीज़ बेचते हैं परचून पे, तो ये इनके वो DCO और कमिश्नर साहब हमें हमारे पे पर्चे भी दे रहे हैं और हमें वो जुर्माना भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि हम कहाँ से लें ये चीज़ें सस्ती, तो जब गला मंडी वालों से पूछते हैं तो वहाँ ये कुछ नहीं करते कि हमें वहाँ से सस्ती मिलेगी तो हम आगे सस्ती देंगे ना। अगर वही महंगी दे रहे हैं तो हम उस प्राइस पे किस तरह दे सकते हैं। और डेली बेसिस पे मेरा ख्याल उनकी वही प्राइसेस निकलती हैं चीज़ों की, हाँ, लेकिन वो कहते हैं जब ऊपर से हमें नहीं सस्ती मिली तो हम किस तरह दे सकते हैं। हमें ये सारे हम सख्ती वो हमारे लिए कर रहे हैं, ऊपर किसी को नहीं पूछते गला मंडी से। तो इस तरह की हैं दो कंप्लेंट्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो PTI के वर्कर है ना, वो डाई हार्टली इस बात पे उसका अज़्म मुसम्मम है कि खान साहब जो है ना डिलीवर करेंगे। नहीं, ये जो अभी उन्होंने ये स्टेप लिया है कि 10 अरब जो है सब्सिडी के लिए जी, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरा उन्होंने एक्शन लेने का कहा, उससे भी फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये बहुत इन चीज़ों पे कंट्रोल होगा, फर्क पड़ जाएगा। इस पे भी करना चाहिए ना, ये जो बिजली की महंगाई है, गैस की है, ये राणा साहब की बात बिल्कुल बजाय है कि जी हम इसको जो है ना, एक गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर बिजली और गैस आपकी आ जाती है और दूसरी आपकी रोज़मर्रा की अशिया आ गई हैं, तो रोज़मर्रा की अशिया को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें देखें, उसमें बड़ा सीधा हम रोज़ TV पे भी ये मतलब न्यूज़ में भी सुनते हैं, मुख्तलिफ तज्जियों में भी सुनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है और किसी हद तक वो बातें समझ में भी आती हैं कि देखें प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने जो बात कर रहे थे, आपने जो अपनी तमहीद में बात की कि जो जिस तरह के हालात मिले, जिस तरह हम जिस कदर कर्ज़ों में जकड़ चुके थे, और फिर आपने देखा, सारी कौम ने देखा है कि जो 12 अरब डॉलर गवर्नमेंट ने अपने पहले साल उनके लिए हुए कर्ज़ों की अदायगी करनी थी, तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म को वो पैसे इकट्ठे करने के लिए दूसरे मुल्कों के सरबराहों की गाड़ियाँ ड्राइव करनी पड़ी हैं, ठीक है ना, कि उसकी एक कमिटमेंट थी अपनी कि उसने एक वो काम कर रहा। अब उसमें यह है कि जब हम बैरूनी इदारों के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक, तो डेफिनेटली उनकी शराइत होती हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं, उनमें वो मज़ीद टैक्सेस का तकाजा करते हैं, वो इस और तरह की रिफॉर्म्स डिमांड करते हैं कि जिनका पब्लिक को उस वक्त
नेगेटिव जिसका इम्पैक्ट जाता है, लेकिन हुकूमत के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती। एक जैसे आपने फरमाया, राना साहब भी कह रहे थे कि इस पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव, देखिए हमारा जहाँ बहुत सारी चीज़ों ने और बेड़ा गर्क किया है ना, वहाँ एक चीज़ जिसको हम सब्सिडी कहते हैं ना, उसने भी इस मुल्क की इकॉनमी का बहुत बुरे तरीके से बेड़ा गर्क किया कि हमने चीज़ों को उसकी सही बुनियाद पे उठाने की कभी कोशिश नहीं की। हमने इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, उधर लगा दिया, उधर से पकड़ा। सब्सिडी क्या है? जो प्रोजेक्ट आपका अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता, उस प्रोजेक्ट को तो इस मुल्क में नहीं चलना चाहिए। अपने आपका अपने घर की मिसाल ले लें कि अगर आपकी आमदनी और अखराजात में तवाज़न नहीं है, आप कर्जा ले लेके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कितनी देर आप सर्वाइव कर लेंगे? ठीक है। अब इस गवर्नमेंट के ये जो चीज़ें, महंगाई का है, बिजली का, गैस की हम बात करें, इसमें एक ये भी है कि IMF की शराइत है। दूसरा, गवर्नमेंट सब्सिडी जो है ना अब नहीं देना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है कि अवाम को फौरी तौर पे अब उस तरह इतनी एकदम से वो उस सूरत हाल में धकेलना, तो उस पर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये 1.5 साल में अब देखें कि जब हम आए हैं, PTI की गवर्नमेंट आई है, तो तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स जो थे इकॉनमी से रिलेटेड वो सारे नेगेटिव थे हमारे। अब जितने आलमी आपकी इकॉनमी को मॉनिटरिंग बॉडीज हैं, वो सारी पाकिस्तान की इकॉनमी को पॉजिटिव इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि साल, सवा साल, 1.5 साल में जिस तरह के गड़े से निकाल के यहां तक आ गए। अब इकॉनमी तो बेहतर हो रही है, लेकिन अब असल बात है कि उसके असरात अभी आवाम तक नहीं पहुंच रहे। अब ये दूसरा फेज है और बुनियाद बेहतर हो गई है और इंशाल्लाह हम सारे दोस्त पूरी उम्मीद हैं, हमें अपने लीडर की सलाहियत पर भरोसा है, उसके इखलास पे भरोसा है। तो इंशाल्लाह हम यकीन रखते हैं कि जहां इतने शॉर्ट टाइम में 60-70 साल का किया हुआ बेड़ा गर्क जो था, वो साल, 1.5 साल में बेहतरी की तरफ वो सफ़र शुरू हो गया है मईशत का, तो इंशाल्लाह उसके असरात भी बहुत जल्द आवाम तक पहुंचेंगे और ये चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी। ये मेरा ख्याल है कि जो कंप्लेंट सेल है आपका, इसकी आपने को बाकायदा तशहीर कराई है, पूरे शहर के अंदर कोई बैनर्स लगाएं, क्योंकि आपके दफ्तर का लोगों को आइडिया हो ताकि लोग आप तक एक्सेस हासिल करें। कोई कंप्लेंट्स इस लेवल की हैं जो आप इंतज़ामिया के मतलब है आप उन तक पहुँचा सकें, वर्कर्स आप तक आ सकें, ऑनलाइन कंप्लेंट्स आपको आ सकें, कोई आप अपनी वेबसाइट उस पर डिज़ाइन करें पोर्टल। तो भी फ़ोन में लगे को मेरे का 3-4 दिन हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो इसकी तशहीर अच्छे से तरीके से हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अभी को आपका जो ऑफिस है वो कमिश्नर ऑफिस के साथ, कमिश्नर ऑफिस के साथ, जी बिल्कुल, वो कमिश्नर ऑफिस में एंटी करप्शन के दफ्तर के साथ ही है। और हमारा जो सिटी ऑफिस है उसकी तो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। सिटी ऑफिस ये हमारा, आपको भी मालूम है राना साहब, आपको भी मालूम है कि हमारा सिटी ऑफिस जो मिलत पे है, JS बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा संत साहब, इसी तवज्जो से आप लोगों को बताएं कि जो आपका कंप्लेंट सेल है, कि जिस फैसलाबाद के जिस बंदे को किसी भी हुकूमती अदारे से कोई प्रॉब्लम है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसका जायज़ काम नहीं हो रहा, उसकी ज़्यादती हो रही, वो कैसे आपके पास आए, उसका तरीकाकार क्या है, कहाँ जाए, कौन लोग होंगे वहाँ, कौन बैठे होगा, कौन उसको डील करेगा, क्या उसका तरीकाकार होगा, उसका तरीकाकार ये है कि एक तो उसकी टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से, जैसे ऑफिस सरकारी दफ्तर टाइमिंग है, सेम टाइमिंग वही है, ठीक हो। तो मैं भी सुबह 10 बजे चला जाता हूँ, 4-5 बजे वापस आता हूँ। और उसका तरीक़ाकार यही है कि किसी को भी किसी महकमे से अगर कोई शिकायत है, जाओ कोई पहले कोई एप्लीकेशन दे चुका है या कोई उसका कोई प्रॉब्लम है, तो दोबारा हमें भी दे सकता है एप्लीकेशन, मैनुअल एप्लीकेशन रिटर्न दे दे, ठीक है। तो हम उसको फिर मुतलका जो है महकमे उसको वहाँ भेजते हैं और लिख के भेजते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर इसका हमें जल्द से रिस्पॉन्ड करें, ठीक। अच्छा, एक तो आपके काउंटर चल रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल भी है, वो ऑनलाइन है, उसमें प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सिटीजन पोर्टल, इसका ठीक है। PM तो अगर वो एक बंदा जो है वो सिटीजन पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करा देता है, सेकंड टाइम पे आपके पास आ जाता है, तो ये काउंटर एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं हो जाती है चीज़ें? नहीं, मेरे ख्याल वो तो PM का है ना, हमारा CM का है। अच्छा, ये सूबाई लेवल पे है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग अबरार ये है, जो अभी बात थोड़ी सी बीच में रह गई कि संत साहब बता रहे थे कि जो भी मुतासरा फरीक हमारे पास आता है तो हम उसके मुतल्लिक़ अदारे को लिखते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें इसकी इंक्वायरी करके हमें रिप्लाई करें और रिस्पॉन्ड करें। अगर आप समझते हैं कि वो अदारा उस बंदे के साथ जेन्युइन ज़्यादती हो रही है और उस अदारे से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके बाद आपका इनिशिएटिव और आपके दायरा अख्तियार में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि फिर आप कैसे परसू करेंगे उस सारे मामले में? उसमें ये है कि अगर कोई भी, क्योंकि हर मेरा ख्याल मंथली हमने रिपोर्ट ऊपर CM को देनी होती है, अगर कोई नहीं करता, क्योंकि जितने भी यहाँ के आपको हेड हैं महकमों के,
اگر کوئی وہ نہیں تعاون کر رہا تو ہم ان کی رپورٹ بنا کے وہاں اوپر CM کو دیں گے. ہر مہینے ہمارے منتھلی ہماری ان کے ساتھ فالو اپ ہے. ہاں فالو اپ ہے. اور یقیناً مطلب اس میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی یقیناً میرے لیے تھوڑا سا ایزی رانا صاحب جب تنظیمیں بن جائیں گی نا پھر ان تک پہنچنا بہت آسان ہوگا. UC لیول پہ تنظیمیں بنی ہوگی وہ جب چاہیں گی اپنے وہ بھی ہے. نہیں بھائی میرے لیے تھوڑا سا اور بھی ہے آسان کہ میں تقریباً میں ٹکٹ آپ کو پتہ ہے ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں. تو ہمارا فرائیڈے کا ہر فرائیڈے کو ہمیں ٹکٹ جتنے بھی ٹکٹ جس نے 85% ووٹ پلس ووٹ لیا تھا تو اس کے لیے ہر فرائیڈے CM سیکریٹریٹ کے لیے وہ ہم جا سکتے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو, میں تو ویسے منتھلی تو جانا ہی جانا ہے لیکن ہر ویک میں چلا جاتا ہوں. کوئی بھی اپنا CM سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے ہمیں باقاعدہ انہوں نے DS وہ ڈپٹی سیکرٹری دیا ہوا ہے ڈویژن کا, کوئی بھی کام ہے ہم وہاں لے جاتے ہیں. تو میرے لیے تھوڑا یہ بھی ایزی ہے. چلے کارکنوں کے لیے یہ بہت سہولت ہو گئی ہے نا. اگر کوئی اور ایسا آدمی لگ جاتا ہے جن کی اپروچ کارکنوں کی وہاں تک نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی صورت میں ذرا کارکنوں کے لیے حوصلہ افزا کام ہے کہ وہ آپ سے بڑی جلدی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. بالکل صحیح ہے. آپ کو پرانا بھی جانتے ہیں, یہاں PTI کے لوگ تو سارے جانتے ہیں آلموسٹ. کارکنان کی جو کمپلینٹس ہیں کارکنان کے والے سے بھی آتی ہیں یا عام جنرل پبلک جو ہے آپ تک ابھی ایکسیس کر رہی ہے؟ کارکنان بھی اپنی لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, یہ ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہیں, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, پارٹی میں نہیں ہو رہی. ابھی تو جتنا کہ ٹائم گزرا ہے زیادہ جنرل ہی ہے. زیادہ جنرل تو کارکن کے لیے بھی وہ ان کا اپنا دفتر ہے. کارکن کی تو یہ سٹی تنظیم کے پلیٹ فارم سے سن سکتے ہیں. تو دونوں تو وہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی. اب یہ تھوڑی ہے ایک کان ہم کمپلینٹ سیل کے لیے رکھیں گے اور ایک کان جو ہے وہ ہم جو ہے نا سٹی تنظیم کے لیے. جو PTI کے حوالے سے کوئی گلا کرے گا ہاں وہ تو سٹی میں کرے گا نا. اگر ویسے ان کو کوئی ویسے کارکنوں کو اگر کوئی ہے وہ تو پھر وہ جائیں گے. اچھا دیکھیں اس میں رانا صاحب بڑی سیدھی بات ہے کہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے میرے خیال میں, جب کسی بھی جماعت کی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے جو سمجھتی ہے کہ ان کے لائل کارکنان ہوتے ہیں جن کی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ, ایک ان کی ایک گہری وابستگی ہوتی ہے, تو ان کو ان آفیشیل پوزیشنز پہ لایا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اس جماعت کا کارکنان جو ورکر ہوتا ہے ان کے ساتھ فیملیئر ہوتا ہے. وہ اس میں کوئی وہ ایک اجنبیت نہیں ہوتی, ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں, ہر کارکن کی ایکسیس ہوتی ہے اس تک, اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے مطلب کیونکہ کارکن کیا ہے, کارکن بھی تو عوام ہے, ٹھیک ہے, بلکہ عوام کے اندر بھی ایک کارکن جو ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے, وہ 10 20 30 لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ. تو یہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن بنیادی چیز وہی ہے کہ بس اس کی اللہ کرے, جیسے اللہ کا شکر ہے سندھو صاحب کو پارٹی نے کنسیڈر کیا ہے, مجھے میرے پہ اعتماد کیا ہے اور دوستوں, تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ایسے تمام جو ابھی بہت سارے عہدے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں ان پر بھی پارٹی کے جو لائل ورکرز ہیں کارکنان ان کو جلد از جلد جو ہے وہ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کے کارکنان کی ہر محکمے ہر ادارے کے اندر آپ کی ایکسیس ہو. اور یہی مطلب گورنمنٹ کا ایک بینیفٹ ہوتا ہے ایک ورکر کے لیے کہ وہ جس کے لیے وہ ساری عمر مارے کھاتا ہے, ڈنڈے کھاتا ہے, نعرے لگاتا ہے, کہ 4 دن اس کی حکومت آئے گی تو وہ زیادہ باعزت باوقار طریقے کے ساتھ اپنے گلی محلے میں اپنا وقت گزارے گا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. سندھو صاحب کے پروٹوں کی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ سندھو صاحب پروٹھے بڑے اچھے کھلاتے ہیں. ہاں جی سندھو صاحب جی ماشاءاللہ میں تو بڑی بار مستفید ہوا ہوں, اور مجھے امید ہے جتنی بار ذکر ہو گیا آپ کو بھی انشاءاللہ اب جلدی موقع مل جائے گا. وہ سندھو صاحب نا ایکچولی جاٹ ہیں, تو وہ بڑا ٹیپیکل روایتی جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک بریک فاسٹ ہے نا, دیسی ناشتہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا, اور بڑا پیور ملے گا, اور بڑا آپ کو آج کل وہ ریئر وہ ٹیسٹ ملے گا. محبوب علم سندھو صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت جوید اشرف بھائی آپ کا بہت شکریہ. رانا نعیم عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا PTI بیٹھک کا پروگرام. ہمارے ساتھ آج کے مہمان تھے محبوب علم سندھو صاحب, اور میرے ساتھی شرکاء میں شامل تھے رانا جوید اشرف صاحب اور رانا نعیم عظیم صاحب. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. PTI بیٹھک میں ان کو اپنے مہمان کے طور پہ بلائیں گے, ان سے کریں گے غیر رسمی گفتگو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.